ओके, गुड इवनिंग। कल हमारा हुआ था लास्ट एग्रीकल्चर एडवांसेस के एनपीएस तक कि अगर नेचुरल क्लैमिटीज से होते हैं तो आप उसको एनपी अनाउंस नहीं कर रहे थे। अब हमारे पास टॉपिक है कंपटीशन ऑफ ड्राइंग पावर्स। इसमें देखो थोड़ी सी कोमास या मतलब वो चीज़ों की थोड़ी सी एरर है, ठीक है, तो आप कंप्लाई कर लेना, उसको अपने बुक में ठीक कर लेना। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर का मतलब क्या होता है? जब आप ड्राइंग पावर होता है पैसा निकलवाना। ड्राइंग पावर क्या होता है? पैसा निकलवाना, जो आपने वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट लोन ले रखा है, लाइक दैट। करंट एसेट्स आपकी हैं कि नहीं, कितनी सैंक्शन लिमिट तक आप वहां से पैसा निकाल सकते हो बैंक से अपने लोन के अगेंस्ट, ये सब चीजें हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल वर्किंग कैपिटल लिमिट्स कोमा, ठीक है, करते चले जाओ साथ साथ, ठीक। ऑल वर्किंग कैपिटल लिमिट्स कोमा एट ऑल द टाइम कोमा शुड बी केप्ट विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट। तो कह रहे हैं जब भी आपको वर्किंग कैपिटल से अपना पैसा निकलवाना है, ठीक है, जो भी आपका वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स वाला लोन चल रहा होगा वहां से आपको पैसा निकलवाना है, तो वो ड्राइंग पावर जितना आप निकलवा सकते हो उसके अंडर होना चाहिए, और सैंक्शन लिमिट जितनी आपके पास है, सैंक्शन लिमिट के बाद फुल स्टॉप। तो यानी कि आपकी ड्राइंग पावर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ड्राइंग पावर, आपको सबसे इजी एग्जांपल देता हूं मैं, एटीएम से आप मैक्सिमम एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हो? 20,000। लेकिन 20,000 ना इकट्ठा नहीं निकलता, 10-10 हजार करके 2 बार निकलता है। तो वो जो 10,000 है वो आपकी ड्राइंग पावर हो गई। सैंक्शन कितना है? एक दिन का मैक्सिमम 20,000। तो ये वो चीज है। तो ऐसे ही अगर वर्किंग कैपिटल लोन चल रहा होगा बैंक में, तो ड्राइंग पावर के भी नीचे होना चाहिए उसकी जो विड्रॉल है, और सैंक्शन लिमिट से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। जब हमने आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट ही इतनी की हुई है, सीसी लिमिट 15 लाख तक की हुई है, तो उससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। फुल स्टॉप। इररेगुलर अकाउंट्स, ठीक है, नया पॉइंट शुरू हो रहा है। इररेगुलर अकाउंट्स शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट एंड हेड ऑफिस। ये स्लैश जो लिखा हुआ है उसको कट कर दो, एंड हेड ऑफिस रेगुलरली। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो ड्राइंग पावर आपकी जो भी है, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं, कहां तक होनी चाहिए? ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट से नीचे। इररेगुलर अकाउंट जो भी आपके पास निकल के आ रहे हैं वो आप उस बैंक को बता दो, मैनेजमेंट को और हेड ऑफिस को बता दो। एंश्योर दैट विड्रॉल्स इन द वर्किंग कैपिटल अकाउंट, अगर आप वर्किंग कैपिटल अकाउंट से कुछ विड्रॉ कर रहे हो, आर कवर्ड बाय एडिक्वेसी ऑफ करंट एसेट्स। ऑब्वियस है ना, क्योंकि स्टॉक के अगेंस्ट आपको अगर मैंने लोन देके रखा हुआ है तो उससे कम होना चाहिए। एंश्योर दैट विड्रॉल इन द वर्किंग कैपिटल अकाउंट आर कवर्ड बाय द एडिक्वेसी ऑफ करंट एसेट्स, फुल स्टॉप। आपकी करंट एसेट्स गिरवी, सिक्योरिटी, मॉर्गेज के तौर पे बैंक में पड़ी है, उससे कम। अगर मेरी करंट एसेट्स बैंक के पास 5 लाख की पड़ी है, तो ऑब्वियसली वो मेरे को लोन थोड़ा सा कम ही देंगे। समझ रहे हो ना, लोन तो हमेशा थोड़ा सा कम ही होगा। ड्राइंग पावर, नेक्स्ट पॉइंट है, ड्राइंग पावर इज रिक्वायर्ड टू अराइव एट बेस्ड ऑन लेटेस्ट करंट स्टॉक स्टेटमेंट कोमा, करंट स्टॉक स्टेटमेंट कोमा नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। तो आप जैसे ये चीज तो हमारी कल भी डिस्कस हुई थी ना, कि अगर आपका ये वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं, करंट सीसी वाले लोन होते हैं, हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टर में आपको अपनी स्टॉक स्टेटमेंट बैंक को देनी होती है। आउटस्टैंडिंग, फुल स्टॉप है 3 मंथ ओल्ड के बाद। आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट बेस्ड ऑन ड्राइंग पावर कैलकुलेट फ्रॉम द स्टॉक स्टेटमेंट ओल्डर देन 3 मंथ्स इज डीम्ड एज इरेगुलर। जब आपने ऊपर बोल ही दिया कि हर 3 महीने तक आपको, मतलब 3 महीनों से 3 महीनों तक की लेटेस्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, जो भी है स्टॉक स्टेटमेंट, उससे ज्यादा होगी तो हम उसको मानेंगे इरेगुलर है। एंश्योर दैट ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड एज पर द गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजमेंट। तो इसको लिखो डीपी एज पर मैनेजमेंट गाइडलाइंस, मैनेजमेंट या बैंक गाइडलाइंस, जो भी उनकी वो लिमिट्स होंगी वो तो लगेंगी ना, जो भी बैंक वालों के अपने रूल्स वगैरह होंगे। तो कह रहे हैं ड्यू केयर शुड बी गिवन, ठीक है। एंश्योर दैट बैंक हैज कंडक्टेड द स्टॉक ऑडिट, फोर्थ पॉइंट के साइड पे लिखो स्टॉक ऑडिट ऑफ क्लाइंट, स्टॉक ऑडिट ऑफ क्लाइंट या बोरोवर, स्टॉक ऑडिट ऑफ क्लाइंट या फिर बोरोवर। यहाँ पे सिनेरियोज निकल के आते हैं जब आप कहते हो ना स्टॉक ऑडिट मिली आपको। स्टॉक ऑडिट याद रखना हमेशा लैंडर की तरफ से मिलती है। ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी अपने ऑफिस में देखोगे ना, हर बैंक की तरफ से आपको स्टॉक ऑडिट मिलती है। अब जब मैं अपने वहां पे था, जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी, मुझे सबसे ज्यादा मजा ही स्टॉक ऑडिट में आता था। अगर प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड क्या, अगर जिस क्लाइंट की हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो क्लाइंट थोड़ा अच्छा खासा हो,
मतलब कि उनके वो प्रोडक्ट ना हो गैस वाले, ठीक है, केमिकल्स वाले या आयरन लोहा जिसको आप घर पे भी नहीं ले जा सकते, थोड़ा बहुत भाई थोड़ा दे दे। हमारे साथ तो यही होता था। मोहाली में एक कंपनी थी इंडस्ट्रियल एरिया में ना, तो उनके पास ना वो गारमेंट्स का काम था उनका, गारमेंट्स का काम और हैंकी वगैरह ये सब छोटा मोटे कपड़े कपड़े का सामान। तो हमें वहाँ की बैंक ऑडिट मिलती थी, स्टॉक ऑडिट। तो स्टॉक ऑडिट पे हम जाते थे, तो वो बैंक क्या करते थे, अपना ये एक फॉर्मेट दे देते हैं स्टॉक ऑडिट का कि आपको इन क्वेश्चनियर को फिलअप करना है कि हाँ उनके पास स्टॉक पड़ा है, फिजिकली आपने वेरीफाई किया, जो उन्होंने बताया कि आपको वैल्यू उतनी लग रही है, क्या क्वांटिटी उतनी है कि नहीं, क्या इनके पास सच में 3 फ्लोर और 1 गोडाउन है कि नहीं है। तो ऐसी सब चीज़ें लिखी होती हैं स्टॉक ऑडिट में। तो स्टॉक ऑडिट कौन किसको दिलवाता है, बैंक वाले दिलवाते हैं सीए को, सीए वाला क्लाइंट के पास जाएगा। पैसे क्लाइंट को सीए से नहीं मिलते, पैसे सीए को क्लाइंट से नहीं मिलते, क्योंकि उस टाइम तो मेरा क्लाइंट कौन है, बैंक है। हर बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई 2 घंटे में करके आ जाना, एक दिन में हो ही सकती है स्टॉक ऑडिट। अगर नॉर्मल है, एक छोटी सी फैक्ट्री है, तो एक दिन में स्टॉक ऑडिट करके आ जानी है, जहाँ पे आपको वैल्यूएशन भी देखनी होती है कि ठीक है कि नहीं, क्वांटिटी भी चेक करनी होती है। तो जिस फैक्ट्री में हम जाते थे तो वहाँ पे शर्ट्स बन भी रही होती थी, तो मैंने पहली बार देखा था शर्ट्स वगैरह बनते हुए मोहाली में। तो उनके पास इतना स्टॉक था, उन्होंने हमें एक एक दे दी थी। तो सोच के देखो, अपन इंसानी लोग है ना, 50 लाख तो मैं कम बोल रहा हूँ, 5-6 करोड़ वाली वो ऑडिट थी जो उनकी फाइनेंशियल फिगर्स थी, उनकी ऑडिट के लिए हम लोग तो 400-400 रुपए में बिक जाते हैं। आर्टिकल 400 रुपए में बिक रहे थे, और जो हमारे सर थे जो हमारे साथ थे वो 1500 रुपए में बिक रहे थे। हमें एक शर्ट दी थी, उनको एक शर्ट और एक पैंट, तो ऐसे 2-3 चीजें दे दी थी। तो छोटी मोटी गलतियां होती है, फिर बंदा खादी पीती में भूल जाता है ना। तो ऐसा था स्टॉक ऑडिट। तो ये कह रहे हैं कि आपको स्टॉक ऑडिट टाइम टू टाइम करते चले जाना है। आगे है स्पेशल फोकस नीड टू बी गिवन इन एग्जामिनेशन द डीपी कैलकुलेशन ऑफ, डीपी कैलकुलेशन को सर्कल करो, इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल एडवांसेस फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो 5वें पॉइंट के साइड पे लिखो डीपी कैलकुलेशन, डीपी कैलकुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव बिजनेस। सेंसिटिव इन द सेंस कि इसकी ना मतलब वैल्यूएशन करना बड़ा मुश्किल है कंस्ट्रक्शन बिजनेस की। भाई फ्लैट बन गए हैं, ठीक है, फ्लैट बन रहे हैं, बनते बनते 7-8 साल लग गए, भाई कितने के बन गए पता नहीं, WIP है अभी, निकाल लो देख लो कितने के बन गए। तो सोच के देखो, मतलब स्ट्रक्चर अभी बना है, सिर्फ सीमेंट लगा है या सिर्फ लेंटर पड़ा है, पहले साल सिर्फ दीवारें थोड़ी खड़ी हुई, अगले साल लेंटर पड़ गए। तो सोच के देखो ना कितनी है, बैंक वालों ने लोन दे के रखा हुआ है 70-80 करोड़ का, और यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा वैल्यूएशन कितने की है। इसलिए वो कह रहे हैं डीपी कैलकुलेशन में, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन में आप ध्यान में रखना अगर वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो, फॉर एग्जाम्पल DLF, फॉर एग्जाम्पल DLF। और कभी भी जो ड्राइंग पावर होती है, जब आपका लोन सैंक्शन होता है ना, ड्राइंग पावर कभी भी ना आपकी ऑन स्पॉट 100% नहीं होती। पता है आपको, सुना है ये चीज? होम लोन के बारे में पता है किसी को? आपने होम लोन लिया, सबसे पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिलवाते हैं और इंजीनियर की रिपोर्ट दिलवाते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोलते हो जिसको आप, ठीक है, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। तो आपने बोला कि हमने ना 2nd फ्लोर तक बनाना है, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर। सबसे पहले 1st फ्लोर का लेंटर पड़ेगा या 2nd फ्लोर का? सर कैसी बात कर रहे हो ना, 1st फ्लोर का, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर का लेंटर पड़ेगा ना। अब होता क्या है इसमें, जब आपने ये चीज बोल के लोन लिया है ना, जब आपने ये चीज बोल के लोन लिया है, तो बैंक वाले आपको लोन इकट्ठा नहीं दे देते। आपने बोला कि हमें 40 लाख का लोन चाहिए, बैंक वाले पहले सिर्फ 15 लाख रुपए देते हैं, फिर बैंक वाले दोबारा 15 लाख देते हैं, उसके बाद जाके 10 लाख देते हैं, जब वो आपके दोनों लेंटर पड़ गए, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और लास्ट की फिनिशिंग रह गई, फॉर एग्जांपल। तो इसी को बोलते हैं ड्राइंग पावर। आपका लोन सैंक्शन तो 40 लाख का हुआ है, लेकिन आपकी ड्राइंग पावर 15 लाख, 15 लाख और 10 लाख ऐसे सिनेरियोज में डिवाइड हो जाती है। कभी भी अगर आप होम लोन लोगे ना, आपको पता चल जाएगा लेंटर के हिसाब से वो आपको लोन सैंक्शन, मतलब जो सैंक्शन तो किया हुआ है उसके हिसाब से आपको वो देते हैं। तो सबसे पहला है कि ड्राइंग पावर के केस में कि वो ड्राइंग, कोई भी आपका विड्रॉल है, ड्राइंग पावर वो सैंक्शन लिमिट से कम होना चाहिए। दूसरा है आपके पास, ये आपको लिखो, 2nd पॉइंट की हेडिंग लिखो, स्टॉक स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट 3 मंथ्स ओल्ड, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पुरानी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आपके पास था
थर्ड पॉइंट कि जैसे मैनेजमेंट बैंक गाइडलाइंस आपको देंगे उस हिसाब से अपनी डीपी कैलकुलेट करनी है। स्टॉक ऑडिट होती रहेगी टाइम टू टाइम, और कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो उसकी डीपी कैलकुलेशन ध्यान से करना। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है ऑडिट प्रोसीजर, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट प्रोसीजर फॉर इंटरनल कंट्रोल, इसको यहाँ पे देखो, ऑडिट प्रोसीजर फॉर इंटरनल कंट्रोल इन बैंक्स। बैंक का क्वेश्चन आएगा अगर इंटरनल कंट्रोल का, तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है ऑडिटर शुड एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इन जनरल द इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। आपको क्या क्या चीजें इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। इंटरनल कंट्रोल का नॉर्मली स्टैंडर्ड कौन सा होता है, ऐसे 315 होता है इंटरनल कंट्रोल को। तो अब आपको जब बैंक का इंटरनल कंट्रोल चेक करना है तो क्या एडवांसेस को लेके है, ठीक है, ओवर एडवांसेस, फॉर एडवांसेस मेड बाय बैंक, ये है आपका मेन टॉपिक कि आपको एडवांसेस मेड बाय बैंक है उसका इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। कौन चेक कर रहा है, ऑडिटर चेक कर रहा है। सबसे पहले वो देखेगा, मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई, मैं बैंक में पहुंच चुका हूं और बैंक में जहां जहां पे अपने एडवांसेस दिए हुए हैं तो वो जो भी बोरोवर है उसके हिसाब से मेरे को सब कुछ चेक करना है। क्रेडिट वर्थीनेस चेक करनी है बोरोवर की, ठीक है, कि वो मेरे को पैसे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे को चेक करने हैं, क्या उसने सारे KYC पूरे प्रोवाइड किए थे तब जाके लोन दिया, हाइपोथिकेशन, प्लेज, लियन, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देने थे तो वो दिए। सैंक्शन की टर्म्स क्या थी, और एंड यूज ऑफ फंड, आगे एंड यूज ऑफ फंड क्लोज आपका 9 फिर से एंड यूज ऑफ फंड, यहां से मैंने आपको वो शब्द लिखवाया हुआ है, एंड यूज ऑफ मनी जो लिखवाता हूँ ना वो ये चीज है। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज पर्पस। जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया, आपने बोला, जैसे आप लोगों ने बोला कि हमें घर बनवाने हैं, 2 लंटर डलवाने हैं, 1 लंटर डलवा के आप लोगों ने क्या किया, क्रेटा निकलवा ली। क्रेटा समझते हो, आपकी गाड़ी, ठीक है। तो 15 लाख का लोन मिला, आपने बोला घर तो बनते रहते हैं, पहले गाड़ी आ जाए। सेम ऐसे हमारे साथ हुआ था आज से 10 साल पहले। पापा की सीसी लिमिट चल रही थी, सीसी लिमिट चल रही थी तो स्टॉक के अगेंस्ट थी ना, तो पापा जी ग्रेट, पापा ने गाड़ी निकलवा ली। बैंक वाले ने 2-4 गालियां दी पापा ने, फिर क्या है, ये तो चलता रहता है, कहते गाड़ी आ गई ना तो खुश रहे। तो ये हुआ था 2010 में, ये सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ, इसमें मजाक नहीं था। तो वही वो कह रहे हैं एंड यूज ऑफ फंड देखने, क्योंकि 1-2 बार तो मैं भी गया था बैंक में, मैंने सोचा पापा का थोड़ा हाथ बढ़ा दो ना, पैसों में तो गाड़ी में तो हाथ बट ही रहा था, तो थोड़ा सा जो बैंक वाला बोल रहा है पता चल जाएगा। तो स्टॉक स्टेटमेंट देने गए तो बंदे ने बड़ा झाड़ा। शांत कब हुआ, कुछ दिनों के बाद मेरी सिस्टर की शादी थी, उसको कार्ड देने गए। फिर पहले तो वो उसने वही बोला कि आपने ऐसे ऐसे कर दिया, हमें देखना होता है। फिर उसको कार्ड पकड़ाया, डिब्बा दिया, फिर जाके शांत हुआ। सफिशिएंट मार्जिन, सफिशिएंट मार्जिन आप रख के चलना। सफिशिएंट मार्जिन का मतलब क्या होगा, बताओ मेरे को। सारे पैसे देना, जितने के स्टॉक होगा, जितने की ड्राइंग पावर होगी, उन दोनों का डिफरेंस। हाँ थोड़ा सा और अच्छा, मतलब जितना हमें चाहिए उतना तो हम रख लेते, थोड़ा सा और अच्छा। जितना सैंक्शन हुआ है उतना अमाउंट नहीं देनी, गलत। मतलब ये ड्राइंग पावर का पॉइंट तो चल ही नहीं रहा भाई, ये तो खत्म हो गया ड्राइंग पावर। मार्जिन का मतलब होता है 10 लाख का लोन दिया तो 12 लाख की सिक्योरिटी लो, उसको बोलते हैं मार्जिन। तू वो नहीं बोल रहा ऐसे का, 10 तो क्या बोल रहे ऐसे का, बोल रहे थे कि सैंक्शन ये 10 लाख हो गया तब बोल 8 लाख दे दो, ये तो हम बोल रहे हैं ना। तो एग्जांपल में भी बोले तो चलेगा। चलो कोई ना, ठीक है। इफ द सिक्योरिटी टेकन इन द नेचर ऑफ शेयर्स डिवेंचर, अगर आपने शेयर डिवेंचर यानी कि उसकी ओनरशिप जो है बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर देनी है, अगर आपने उस बेस पे लोन लिया है। मेरे को बताओ कल टॉपिक हुआ था, ये कौन से आए थे शेयर डिवेंचर, जो कागजों के बेस पे आपको लोन मिल रहा था। गलत। नहीं एलआईसी वाला कर रहे हो क्या आप, असाइनमेंट तो वहाँ पे असाइनमेंट के केस थे। उसके बाद आपके पास है जो भी आपने सिक्योरिटीज बैंक को दी हैं और बैंक के नाम पे की हैं, तो उसका टाइटल बैंक को आपने दे दिया कि नहीं दे दिया। उसके बाद आपके गोडाउन्स फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्टेड होते रहने चाहिए। ड्राइंग पावर रजिस्टर जो है शुड बी अपडेटेड एवरी मंथ, कि हाँ कितने आप पैसे निकलवा सकते हो हर महीने, उसको आपने चेक करना है। अकाउंट जो है आपका क्या होना चाहिए,
अंडर द ड्रॉइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट। पिछले वाला जैसा कोई भी अकाउंट इरेगुलर है या रेगुलर है उसको ध्यान में देख लेना। एंड ऑपरेशन ऑफ ईच एडवांस अकाउंट रिव्यूड एटलीस्ट वंस अ ईयर। हर अकाउंट को कम से कम एक साल में एक बार तो ढंग से रिव्यू करना ही है। ये क्या पॉइंट थे? ये पॉइंट थे जब बैंक इंटरनल कंट्रोल चेक करने गया, क्या कहा? एडवांसेस मेड टू एनी बोरोवर। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपने क्रेडिट वर्थनेस चेक कर लो सामने वाले की। मुझे बताओ ये कौन चेक कर रहा है? ऑडिटर कहाँ पे जाके? क्लाइंट साइड के पास गलत। बैंक ये तो बहुत ही वाहियात था बैंक का जो भाई। आप जा तो बैंक में रहे हो, आपका क्लाइंट बैंक क्या है? बैंक ने जहां जहां पे लोन दिए हुए हैं, किसी एक बंदे का थोड़ी ना चेक कर रहे हो आप। ऑडिट प्रोसीजर, इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल। बैंक का इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। बैंक ने जिस जिसको एडवांसेस दे रखे हैं, जैसे एडवांसेस की इतनी सारी फाइल होंगी, बैंक ने 100 जनों को दिए हुए हैं, तो वो 100 जनों का आपको चेक करना है कि हाँ जी बैंक के क्लाइंट्स की फाइल चेक करनी है। क्लाइंट साइड पे नहीं जा रहे आप लोग, बैंक को ऑडिट चल रही है यहाँ पे। तो क्रेडिट वर्थनेस चेक करो, बोरोवर की सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट, केवाईसी पूरी है कि नहीं, एंड यूज ऑफ और सैंक्शन की टर्म्स क्या है, सफिशिएंट मार्जिन रखा है उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे, और जो कोई टाइटल डीड्स हैं, शेयर डिवेंचर बैंक के नाम पे उन्होंने दे दिए। रेगुलरली इंस्पेक्टेड होते रहते हैं क्लाइंट्स की। ड्राइंग पावर जो है हर महीने चेक होनी है। सैंक्शन लिमिट से कम होना चाहिए जो भी उनकी विड्रॉल है। कोई अकाउंट इरेगुलर या रेगुलर है तो मैनेजमेंट के नोटिस में होने चाहिए, और साल में एक बार तो रिव्यू होना चाहिए। उसके बाद है सब्सटैंटिव प्रोसीजर, यानी कि उसके बाद टू वेरीफाई द अमाउंट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस आर आउटस्टैंडिंग। तो देख लो बैलेंस शीट में कितने अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। फिर देख लो टू वेरीफाई द एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू बैंक। क्या जो एडवांसेस आपने लिखे हुए हैं सच में आपको मिलने हैं कि नहीं मिलने। उसके बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज एप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स। आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स तो रखे होंगे ना, जिसको आप बोलते हो लोन एग्रीमेंट्स। उसके बाद देखो कोई नो अनरिकॉर्डेड यानी कि नो ओमिशन नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ बैलेंस बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एडवांस, किस बेस पे आपने लिखे हुए हैं, सच में उसको दिए थे, एनपीए तो नहीं हो गए कुछ, रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांस। ये सब चीजें क्या है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो आपको उसके बाद चेक करने हैं। पहले में आपने क्लाइंट का डेटा के हिसाब से सब कुछ चेक कर लिया, दूसरे में आप सिर्फ लोन को देख रहे हो, कैसे कैलकुलेट किया, किस सिक्योरिटी पे है, कोई रिकॉर्डेड नहीं होने चाहिए, उसकी कैलकुलेशंस कैसे की। आगे आ जाओ, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स इनकम। अब ये P&L अकाउंट की आइटम्स आ गई, जिसमें एक होता है इंटरेस्ट अर्न्ड, एक होता है अदर इनकम। क्या इसके शेड्यूल याद करने अपने हिसाब से लिख लेना। कौन सा शेड्यूल होता है इंटरेस्ट अर्न का? देखो मुझे नहीं पता, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो। शेड्यूल 13 और अदर का 14, ये मुझे पता था। शेड्यूल 13 और 14 इंटरेस्ट अर्न। बैंक का इंटरेस्ट अर्न ऑपरेटिंग इनकम है या फाइनेंसिंग इनकम है या इन्वेस्टिंग इनकम है? ठीक है ना, क्योंकि बैंक का धंधा यही है, बैंक का प्रोडक्ट यही है। तो क्या क्या इंटरेस्ट आपको मिल सकता है? आपने बिल डिस्काउंट करके दिए, लास्ट में आपको पूरा पैसा मिलता है तो डिफरेंस इज इंटरेस्ट, ठीक है। कोई आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, पैसा मिल रहा है। कोई अगर आपका बैलेंस विद आरबीआई है, तो आप ये समझ ही गए होगे, अकाउंट्स वाले टीचर ने करा ही दिया होगा, बैलेंस आरबीआई के पास पड़ा रहता है ना, जिसको आप बोलते हो एसएलआर या सीआरआर। तो उसमें से एसएलआर क्या होता है? वो हमारे पास पड़ी होती है कि बैंक के पास? बैंक के पास क्या पड़ी होती है? सीआरआर। सीआरआर का रेट क्या चल रहा है आजकल? 4, और एसएलआर का 18.25। चलो, जो 4% आरबीआई के पास 4% पड़ा होता है कि 18%? तो बैंक में पैसा पड़ा है आपका, ब्याज मांगोगे ना? बिल्कुल मांगेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे और मार्केट में जब आप डील करने लगोगे, कोई बंदा 15 दिन का इंटरेस्ट भी नहीं छोड़ता। यार मेरा 50 लाख रुपए गए हुए, 10 लाख मेरा तो सीसी के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है ना, मेरे को 15 लाख रुपए अगर आपने 15 दिन के बाद देने हैं तो मैं 5-10 हजार रुपए फालतू ही लूंगा। उसके बाद अदर्स, ठीक है। और अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है? कमीशन, यानी कि इंटरेस्ट को छोड़ के कमीशन ऑन बिल फॉर कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट, लोन प्रोसेसिंग फीस, मोबाइल बैंकिंग फीस, कटते हैं ना आपके एटीएम से पैसे, डेबिट कार्ड, एनुअल फीस, रेंट फ्रॉम लोकर फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट की सेल, रिवैल्यूएशन के एसेट। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे बिल्कुल। इंटरेस्ट वाले याद रख लो। इंटरेस्ट वाले में क्या है? डिस्काउंट करके दिए बिल, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा है, बैलेंस विद आरबीआई मिल रहा है, उसके अलावा सारी क्या होगी आपकी? अदर इनकम्स। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपको ये देखना है रिकॉर्डेड इनकम अराइज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, यानी कि एक्रूअल बेसिस। एक तरह से मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल लो इसको, एक्रूअल बेसिस बोल लो, तो कह रहे हैं वो उसी साल एक्रू हुई है कि नहीं, ये देख लेना। नो अनरिकॉर्डेड इनकम, यानी कि नो ओमिशन, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। और
प्रॉपर अमाउंट और उसको प्रॉपरली एलोकेट किया गया कि नहीं किया, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है। तो सबसे पहला क्या है, ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड जो है आपको देखना है, ये कोई अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट और उसको प्रॉपरली एलोकेट करना है। उसके बाद है इनकम रिकॉग्निशन। इनकम रिकॉग्नाइज कैसे करनी है, सबसे पहले ऊपर थे इनकम की बाइफर्केशन जिसमें इंटरेस्ट था और अदर इनकम थी। फिर था ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव जो ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड है वो देखना है। कोई अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन को आपने नहीं छोड़ना और प्रॉपर अमाउंट और प्रॉपर एलोकेट करना है उसको। उसके बाद इनकम रिकॉग्निशन करोगे कैसे, एनी इनकम विच एक्सीड्स 1% ऑफ टोटल इनकम ऑफ बैंक if the income is reckoned on gross basis, या फिर 1% of net profit, any income which exceed 1% of net profit before tax if the income is reckoned net of cost should be considered on accrual basis as per AS 9। कह रहे हैं कोई भी ऐसी इनकम है जो टोटल बैंक की टोटल इनकम का 1% को ज्यादा क्रॉस कर जाए या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी उसको क्रॉस कर जाए, तो वो आप एक्रूवल बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे। एंड अदर इनकम मे बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव्ड। फर्स्ट पॉइंट को स्टार मार्क कर लो, बैंक की टोटल इनकम का 1% क्रॉस कर जाए या फिर पीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर उसका 1% क्रॉस कर जाए, तो ऐसी कोई भी इनकम अगर बैंक को हो रही है तो वो उसको कैसे रिकॉर्ड करनी है, वो उसको एक्रूवल बेसिस एज पर एस 9 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है। और अगर इसके अलावा और कोई इनकम्स हो, इसके अलावा और कोई इनकम्स हो तो आप उसको वो रिसीव्ड बेसिस पे। उसके बाद आपको देखना है इन केस ऑफ एनपीए, एनपीए आप कब रिकॉर्ड करते हो, अगर वो एक्चुअली रिसीव्ड हो जाए। थर्ड और फोर्थ पॉइंट देखना, मैं देख लेता एनपीए जो है वो एक्चुअल रिसीव्ड बेसिस पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट द टर्म डिपॉजिट एनएससी विकास पत्र, ये जो है ये ड्यू डेट पे आप रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन एक छोटा सा मार्जिन अपना बना के रखना। और अगर इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स परचेज्ड डिस्काउंटेड, उसको आपने कब प्रॉपरली अपोजिशन कर लेना है। प्रॉपरली अपोजिशन ये बैंकिंग में आपने क्वेश्चन किया होगा, बिल डिस्काउंटेड वाले आते हैं ना, उसमें से बीच में 31 मार्च पड़ जाती थी, तो जिसको रिबेट भी बोलते हो, तो वो कह रहे हैं ये प्रॉपरली उसको अपोजिशन कर लेना। और फीस कमीशन जो भी है एज रिजल्ट ऑफ रीशेड्यूलिंग ऑफ एडवांसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द एक्रूवल बेसिस। तो कह रहे हैं जो भी आपकी फीस कमीशन वगैरह होगी उसको एक्रूवल बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद आपके पास है इन्वेस्टमेंट, सारी परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, अगर परफॉर्मिंग एसेट्स है तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, एक्रूवल बेसिस से। एनपीए है तो रियलाइजेशन बेसिस पे। इनकम ऑन सिक्योरिटी ऑफ कॉर्पोरेशन, इनकम ऑन सिक्योरिटी ऑफ कॉर्पोरेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट हैव बीन गारंटीड बाय सीजी या एसजी। तो अगर तो देखो कोई भी ऐसी अमाउंट है जिसको गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है, एक्रूवल बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड कर लो। डिविडेंड इनकम है वो भी एक्रूवल बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड कर लो, लेकिन ये होना चाहिए कि एजीएम में जब वो डिक्लेयर हो रहा है तो राइट जनरेट हो जाए। आगे इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड कैश बेसिस पे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी टेकन टू P&L अकाउंट, यानी कि एक्रूवल बेसिस अगर वहां से हो गया तो इसको आप लिखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्न, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद है रिवर्सल ऑफ इनकम, कह रहे हैं अगर फर्स्ट टाइम एनपी हो रहा है, इफ अ लोन या एडवांसेस इज ट्रीटेड एज एनपीए फॉर द फर्स्ट टाइम, इंटरेस्ट एक्रूड व्हिच हैज नॉट बीन रियलाइज्ड बट क्रेडिटेड टू इनकम अकाउंट शुड बी। कह रहे हैं कोई भी अगर इंटरेस्ट या लोन उसको आपने एनपीए अनाउंस कर दिया तो उसका जो भी इंटरेस्ट एक्रूड है व्हिच हैज नॉट बीन रियलाइज्ड, पैसे मिले नहीं, कह रहे हैं उसको फिर आप रिवर्स कर देना। मतलब अगर आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया लेकिन वो एनपी हो गया तो इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, तो आप उसको क्या कर दोगे, रिवर्सल कर दोगे। कमीशन या अदर इनकम, इफ इंटरेस्ट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस, अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है वो रिकॉग्नाइज आप करते हो कैश बेसिस पे, तो कमीशन या अदर इनकम विद रिस्पेक्ट टू सेम बोरोवर which has been recognized on accrual basis in the previous year but has not been realized should be reversed and provided का मतलब होता है प्रोविजन बनाना। अच्छा ये 429 आपने पढ़ लिया होगा।
उसके बाद फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज आपको AS 29 के अकॉर्डिंग करना है, उसको फाइनेंस इनकम बोलते हैं। 19 मैंने क्या बोला? 29 गलत, AS 19, ठीक है, माई मिस्टेक। द फाइनेंस चार्ज कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंस इनकम ऑन द लीज्ड एसेट विच हैज एक्रूड या क्रेडिटेड टू इनकम अकाउंट बिफोर द एसेट बिकेम NPA रिमेन अनरियलाइज्ड शुड बी रिवर्स्ड एंड प्रोवाइडेड। कह रहे हैं अगर आपका पैसा एक्रू हो गया लेकिन मिला नहीं, एक्रूड एंड क्रेडिटेड टू इनकम, लेकिन आपने इनकम, देखो पैसा जनरेट हुआ, क्रक्स पता क्या निकल के आया तीनों का, आपने इसको इनकम में रिकॉर्ड कर लिया, पैसा मिल नहीं रहा, तो उसको NPA के तौर पे रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए ना। तो रियलाइजेशन बेसिस पे आपने रिकॉर्ड किया नहीं, आपने एक्रूअल बेसिस जैसे ही एक्रू हुआ उसको रिकॉर्ड कर लिया, पैसा मिला नहीं तो उसकी क्या कर दो, रिवर्स एंट्री कर दो। लास्ट टॉपिक आपके पास है एक्सपेंसेस का, ठीक है, एक बार के लिए देखो। दोनों गलत है, दोनों गलत है। वैसे सेकंड में टेंथ वाला नहीं था इसका, फ्रॉड वाला